हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी देखी थी जो कोहलर ने दी थी। अगर आपने ये थ्योरी नहीं देखी तो आप लास्ट क्लास जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। आज की जो हमारी थ्योरी रहेगी वो है ब्रूनर्स कोग्निटिव थ्योरी। ब्रूनर कोग्निटिव थ्योरी। ब्रूनर की कोग्निटिव थ्योरी को हम कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी भी बोलते हैं, संरचनावादी सिद्धांत भी बोलते हैं। संरचनावादी सिद्धांत या फिर इसे हम निर्मितवादी सिद्धांत भी बोल सकते हैं। निर्मितवादी सिद्धांत। ये जो निर्मितवादी सिद्धांत है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि बच्चा अपनी नॉलेज का निर्माण है वो खुद करेगा। बच्चे अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर सकते हैं और वो अपनी नॉलेज का निर्माण कैसे करेंगे? एक्सपीरियंस से करेंगे और एक्टिवली उस चीज़ों में जब वो इन्वॉल्व होंगे, एक्टिवली जब उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि बच्चा अपनी नॉलेज का निर्माण है वो खुद करेगा। कैसे करेगा? एक्सपीरियंस से करेगा। एक्टिवली उन चीज़ों में जब वो इन्वॉल्व रहेगा तो वो अपनी नॉलेज का निर्माण है वो खुद कर लेता है। जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, चाहे वो पियाजेट हो चाहे वो ब्रूनर हो, वो कहते हैं कि बच्चे हैं अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर लेते हैं। जो ब्रूनर हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। ब्रूनर को अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं कौन? ब्रूनर। अब ब्रूनर कहते हैं कि हम ये सोच के चलते हैं कि जब इन्फेंट होता है तो उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता है, उसमें कोई दिमाग नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जैसा हम एक इन्फेंट को असहाय मान के चलते हैं, एक्चुअल में जो वो इन्फेंट है वो असहाय नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अडल्ट की तरह ही सोच सकता है, अडल्ट की तरह ही इंटेलिजेंस उसमें होती है। उस इंटेलिजेंस को बाहर लाने के लिए बच्चे को आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट देना पड़ता है। आप बच्चे को क्या प्रोवाइड करें? आप बच्चे को लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। जब आप बच्चे को लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तो बच्चा खुद ब खुद सीख लेगा, क्योंकि बच्चा जन्म से ही इंटेलिजेंट होता है, जन्म से ही बच्चे में कोग्निशन होता है। इन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो स्टेजेस में होती है। जिस तरह से पियाजेट ने कहा था कि जो लर्निंग है वो 4 स्टेजेस में होती है, इन्होंने अपनी जो लर्निंग है वो 3 स्टेजेस में कहा कि जो लर्निंग है वो 3 स्टेजेस में होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, इन्होंने कहा कि किसी भी उम्र के बच्चे को आप कुछ भी सिखा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि किसी भी उम्र के बच्चे को आप कुछ भी सिखा सकते हो, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा इन्फेंट होता है, तभी वो इंटेलिजेंट होता है। एक वयस्क की तरह, एक अडल्ट की तरह उसकी इंटेलिजेंस उतनी ही होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रूनर कहते हैं कि आप किसी भी उम्र में बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हैं। जिस तरह से पियाजेट ने एज को इम्पोर्टेंट माना था, उन्होंने कहा था कि बच्चे की जो मैच्योरेशन है, जैसे जैसे बच्चे में मैच्योरेशन आएगी तभी हम बच्चे की लर्निंग करवा सकते हैं। लेकिन ब्रूनर ने इस चीज़ को बिल्कुल नकार दिया। इन्होंने आयु को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। इन्होंने कहा कि बच्चे को किसी भी उम्र में आप कुछ भी सिखा सकते हो। इसका मतलब जो एज है, जो आयु है, जो मैच्योरेशन है, जो फिजिकल मैच्योरेशन है, उसकी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। ब्रूनर ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि बच्चा किस तरह से सीखता है, बच्चा किस तरह से डेवलप होता है, बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस तरह से होता है, वो इन्होंने अपनी इस थ्योरी में बताया। इन्होंने कहा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सीरीज में होता है, एक श्रृंखला में होता है। कैसे होता है? एक श्रृंखला में होता है। जैसे इन्होंने अपनी थ्योरी में 3 स्टेजेस दी जो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ब्रूनर ने अपनी जो थ्योरी है वो 3 स्टेजेस में दी। उन्होंने कहा कि बच्चे का जो कोग्निशन है, बच्चे का जो संज्ञान है वो एक श्रृंखला में विकसित होता है। एक इन्होंने इंपॉर्टेंट बात और कही कि जो लर्निंग है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे पियाजेट ने कहा था कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर नहीं चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पियाजेट का अपोज किया और इन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। जो डेवलपमेंट है वो लगातार चलता रहता है। जो पियाजेट ने कहा था कि डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन ब्रूनर ने क्या कहा कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो एक प्रॉब्लम सोल्वर होता है। बच्चे के सामने आप कोई भी प्रॉब्लम रखिए, बच्चा उसका सॉल्यूशन खुद निकाल लेगा। आपको बच्चे की कोई भी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा कहीं पर फंसता है, अगर बच्चे को कहीं पर डिफ़िकल्टी आती है, तो वहाँ पर टीचर एज ए फैसिलिटेटर उसके पास अवेलेबल हो, एज ए उसके सुविधादाता। जो यहाँ पर जो टीचर की रोल है उसको क्या माना गया? सुविधादाता माना गया।
जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जितने भी संरचनावादी हैं, जितने भी निर्मितवादी हैं, वो हर कोई कहते हैं कि जो टीचर हैं वो एक सुविधादाता के रोल में होता है, एज ए फैसिलिटेटर के रोल में होता है। जहाँ पर भी बच्चे को मदद की ज़रूरत है, जहाँ भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, आप बच्चे की वहाँ पर हेल्प कीजिए। बच्चे को कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देना है, बच्चा अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकाल सकता है। और बच्चा अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेगा? खोज विधि द्वारा निकालेगा, डिस्कवरी लर्निंग के द्वारा निकालेगा। किसके द्वारा करेगा? डिस्कवरी के द्वारा करेगा, कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद कर सकता है। बच्चा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर खोज करता है, जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड जो खोज विधि है वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी, कि बच्चा है वो अपनी वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढेगा। अगर कहीं पर भी बच्चे को मदद की ज़रूरत है तो वहाँ पर हम मदद करेंगे। एज ए टीचर हमें वहाँ पर फैसिलिटेटर के रोल में बच्चे की मदद के लिए अवेलेबल रहना है। बच्चा जब भी सीखेगा, बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, बच्चा अपने अनुभव से सीखेगा। जो भी बच्चे के प्रायर अनुभव रहे हैं, बच्चा उनकी मदद से सीखेगा, और दूसरा बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व उन चीज़ों में रहेगा। वहाँ पर बच्चे की लर्निंग है वो टेक प्लेस होती है, वहाँ पर बच्चे की लर्निंग होती है। ब्रूनर ने कहा कि जो लर्निंग है वो एक गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी है। क्या है? गोल डायरेक्टेड है लर्निंग। कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, वो उन्होंने हर किसी ने ही कहा है कि जो लर्निंग है वो गोल डायरेक्टेड होती है, लक्ष्य निर्देशित होती है। जब तक बच्चे के सामने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग हमेशा कौन सा प्रोसेस है? गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है, लक्ष्य निर्देशित प्रोसेस है। बच्चे के सामने जब कोई भी गोल आता है, जब बच्चे को कोई भी गोल अचीव करना होता है, तो उसके लिए बच्चा लर्निंग करता है। और उस गोल तक अचीव करने के लिए क्या आता है? उसके पास ड्राइव आता है। ड्राइव को क्या कहा था हमने? चालक कहा था। चालक क्या है आपका? जैसे आपका लक्ष्य है, आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी टीचिंग एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो एचटेट हो, चाहे रीट हो, कोई भी एक पेपर जो आपको क्वालिफाई करना है, वो तो हो गया आपका क्या? लक्ष्य हो गया। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो चालक का काम करेगा वो क्या करेगा? चालक का काम करेगा जो आपके अंदर भूख है, आपको जो जॉब पाने की जो लालसा है, आपको जॉब क्यों चाहिए, उसके पीछे का जो रीज़न है, वो चालक का काम करता है। कि जो ड्राइव है उसको सेटिस्फाई करने के लिए लर्निंग होती है। और दूसरा बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है, बच्चे की जो जानने की इच्छा होती है, बच्चा जिज्ञासु होता है। जो बच्चे की जिज्ञासु प्रवृत्ति है, बच्चा हर एक चीज़ के पीछे रीज़न जानना चाहता है। ये अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में सिम्टम्स आ जाते हैं कि बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। उसके आसपास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो उनके बारे में जानना चाहता है। तो बच्चे की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है, उसको शांत करने के लिए लर्निंग होती है। तो ब्रूनर ने क्या कहा? लर्निंग किस लिए होती है? लर्निंग है वो एक गोल डायरेक्टेड है, लक्ष्य निर्धारित एक प्रक्रिया होती है। जब तक बच्चे के सामने कोई लक्ष्य नहीं होगा, बच्चे की लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग है वो गोल डायरेक्टेड होती है, लक्ष्य निर्देशित होती है। वहाँ पर चालक है वो अपना काम करता है, ड्राइव है वो अपना काम करता है। और जो बच्चे की जो क्यूरियोसिटी होती है, बच्चे की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, उसको शांत करने के लिए बच्चा लर्निंग खुद ब खुद करता है। यहाँ पर हमें बच्चे को करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा अपने गोल को पाने के लिए, बच्चा अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए लर्निंग खुद ब खुद करता है। सिर्फ और सिर्फ आप बच्चे को लर्निंग एनवायरनमेंट दीजिए, लर्निंग की कंडीशंस बना के दीजिए। जहाँ पर भी बच्चे को प्रॉब्लम हो वहाँ पर टीचर एज ए फैसिलिटेटर उनके पास अवेलेबल हो। ये सब ब्रूनर ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में कहा, या फिर अपनी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में कहा। जो ब्रूनर हैं वो कहते हैं कि लर्निंग है वो सबसे बढ़िया तब होगी जब हम कॉन्क्रीट चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर जाएंगे। कॉन्क्रीट का मतलब होता है जो मूर्त चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट हैं, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, क्या है? मूर्त चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, चौक हो गया, जो भी चीज़ें को हम टच कर सकते हैं वो क्या होंगी? कॉन्क्रीट चीज़ें होंगी, मूर्त वस्तुएं होंगी। जो लर्निंग है वो हमेशा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होगी, मतलब अमूर्त चीज़ों की तरफ होगी। जो चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट नहीं हैं उन पर भी हम लॉजिक लगा पाते हैं, वो कौन सी थिंकिंग होती है? हमारी एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो जो ब्रूनर है वो क्या कहते हैं? लर्निंग कहाँ से कहाँ होगी? मूर्त चीज़ों से लेकर मूर्त से अमूर्त की तरफ होगी, मूर्त से अमूर्त की तरफ होगी। मूर्त चीज़ें वो होती हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट
जो हमारे सामने प्रेजेंट है, जो फिजिकली जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। सबसे पहले बच्चा मूर्त चीज़ों से सीखता है, जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट हैं, जो बच्चे के सामने फिजिकल रूप से प्रेजेंट है, बच्चा उनको टच करके, उनको फील करके, बच्चा अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है, बच्चा अपनी इंद्रियों के थ्रू सीखता है। किसके थ्रू सीखेगा? इंद्रियों के थ्रू सीखेगा, जिससे आप टच कर सकता है, स्मेल कर सकता है, उन चीज़ों से सीखेगा। फिर उसके बाद बच्चा अमूर्त पर चला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट पर चला जाता है। फिर उसके बाद बच्चे के सामने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। अगर बच्चे के सामने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट नहीं भी होंगे तो भी बच्चा लर्निंग कर पाएगा। इन्होंने जो अपनी लर्निंग थ्योरी दी वो कैसे दी है? मूर्त से अमूर्त की तरफ दी है। इन्होंने जो अपनी लर्निंग थ्योरी है वो एक हायरार्की मैनर में दी है। लर्निंग थ्योरी में जो इन्होंने 3 स्टेजेस दी वो किस में दी है? एक हायरार्किकल मॉडल में दी है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो लर्निंग है, सबसे पहले बच्चा सीखेगा वो कैसे सीखता है। इन्होंने अपनी 3 स्टेजेस दी। सबसे पहली जो स्टेज आती है वो आती है हमारी कौन सी? इनएक्टिव स्टेज। सबसे पहली स्टेज है इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज में बच्चा क्या करता है? जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक बच्चा इनएक्टिव स्टेज में सीखता है। इनएक्टिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बच्चा उसके सामने जो चीज़ें प्रेजेंट है उनके साथ फिजिकल एक्टिविटी करेगा। मतलब कैसे सीखेगा? फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखेगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखेगा। जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है, आप बच्चे के सामने कुछ भी चीज़ें लेके आए, वो डायरेक्ट उसे उठाएगा, अपने माउथ में डालेगा। मतलब वो क्या कर रहा है? उसे टेस्ट करके उसके बारे में जानना चाह रहा है। अगर मोमबत्ती आपने जलाकर रखी है तो बच्चा उसके पास जाएगा और उसे टच कर कर देखेगा। अगर उसका हाथ जल जाता है तो वो अपना हाथ वहाँ से हटा लेता है, फिर उसके बाद वो उस पर नहीं जाएगा। यहाँ पर वो क्या कर रहा है? फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। हर एक चीज़ के बारे में वो उन चीज़ों को टच करके, फील करके, मतलब अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है। इस उम्र में जो बच्चे की जो सेंसेस होती हैं वही उसकी टीचर होती हैं, जो इंद्रियां हैं वही उसकी टीचर होती हैं। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, चाहे वो देखना हो, चाहे वो सुनना हो, चाहे वो टच करना हो, चाहे वो स्मेल करना हो, ये सब चीज़ें क्या है? हमारी सेंसेस के थ्रू सीखता है। जब बच्चा इनएक्टिव स्टेज में होता है, 0 से 2 साल में सीखता है, तो सबसे बेस्ट वो कैसे सीखता है? फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू वो सबसे बेस्ट सीखता है। ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र में जैसे बच्चा बड़ा होगा तब वो इनएक्टिव स्टेज से नहीं सीखता है, बड़ी उम्र में भी बच्चा सीखता है। तभी तो इन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इनएक्टिव स्टेज 0 से 2 साल तक ही चलेगी फिर उसके बाद खत्म हो जाएगी, ऐसा इन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा। इन्होंने ये कहा कि जो 0 से 2 साल में बच्चा सीखेगा वो इनएक्टिव स्टेज में रहेगा, वो फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू सीखेगा, अपनी सेंसेस के थ्रू सीखेगा, अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा। जो फिजिकल एक्टिविटी, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मूर्त वस्तु उसके सामने प्रेजेंट है, वो उनके साथ एक्सपीरियंस करेगा, उनके साथ एक्टिविटी करेगा, फिर वो अपने एक्सपीरियंस से लर्निंग करता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चा है वो कैसे सीखेगा? बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखेगा। बच्चा कोई कुछ भी सीखना है तो वो किससे सीखता है? करके सीखता है। अगर आप उसे अपनी भाषा में कुछ भी समझाते रहोगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बच्चे का लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जब बच्चे का लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वो कैसे सीखेगा? अपनी सेंसेस के थ्रू सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग करता है। ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती हैं, बाद में भी चलती रहती हैं। तो इसी का मतलब तो क्या है कि लर्निंग है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लर्निंग है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग, यहाँ पर जो लर्निंग होगी वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगी। मतलब जिन चीज़ों के साथ बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, आप बच्चे को एक टॉय लेके दीजिए, आप बच्चे को जैसे एक खिलौना देंगे या तो बच्चा उसे माउथ में डालेगा या बच्चा उसको तोड़ के देखेगा इसके अंदर क्या है, या ये सब एक्टिविटी क्या कर रहा है? बच्चा उसके बारे में एक्सप्लोर कर रहा है, बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू उस चीज़ से सीखना चाहता है। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो कौन सी? इनएक्टिव स्टेज है। तो जो ये हमारी इनएक्टिव स्टेज है ये कब से कब तक रहेगी? ये 0 से 2 साल तक रहेगी। जो मूर्त वस्तुएं बच्चे के सामने प्रेजेंट है, बच्चा उन्हीं से सीखता है। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज आती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं आइकॉनिक स्टेज। आइकन से हमें समझ में आ रहा है मतलब पिक्चर की स्टेज होगी। इस स्टेज में बच्चा पिक्चर्स के थ्रू करना सीख जाता है। जैसे लास्ट स्टेज थी इनएक्टिव स्टेज, उसमें बच्चा एक्टिविटी से सीख रहा था, उसमें बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहे थे। लेकिन जो सेकंड स्टेज है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? आइकॉनिक एज बोल रहे हैं। सेकंड स्टेज क्या है? आइकॉनिक एज। आइकॉनिक एज, आइकॉन से ही मतलब क्या है? पिक्चर से है, इमेज से है, मतलब फोटो से है। किससे है? पिक्चर से।
पिक्चर्स के थ्रू सीखेगा बच्चा। जब बच्चा 2 से 7 साल की उम्र में होता है, 2 to 7 ईयर्स होता है, तो बच्चे की जो लर्निंग है वो कैसे होगी, आइकन से होगी, पिक्चर्स के थ्रू होगी। इस उम्र में बच्चे के सामने ऑब्जेक्ट्स का कॉन्क्रीट रूप में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, मतलब जो भी पिक्चर्स हैं वो मूर्त रूप में प्रेजेंट हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है। बच्चा उन चीज़ों की अपने माइंड में इमेज बनाना शुरू कर देता है। जैसे हम बच्चे को ये कहें कि कैंडल किस तरह की होती है, पहले बच्चा कैंडल को सीखने के लिए कैंडल को टच कर रहा था, उसको फील कर रहा था, लेकिन इस उम्र में बच्चे के सामने जैसे आपने कैंडल कहा तो बच्चा अपने माइंड में एक पिक्चर बना पाता है, बच्चा अपने माइंड में एक इमेज बना पाता है उस चीज़ की। और जब वो अपने माइंड में उस चीज़ की इमेज बना लेता है तो वो जो लर्निंग है वो किसके थ्रू होगी, आइकन्स के थ्रू होगी, पिक्चर के थ्रू होगी, इमेजेस के थ्रू होगी। आपने देखा होगा जब बच्चा प्री प्राइमरी स्टेज में होता है तो बच्चे की जो बुक्स हैं उसमें बहुत सारे पिक्चर बनाए होते हैं, बहुत सारी इमेजेस होती हैं। बच्चा पिक्चर के साथ उस चीज को कनेक्ट कर पाता है। बच्चे के सामने आपको मूर्त चीजें, कॉन्क्रीट चीजें रखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप बच्चे को पिक्चर के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं। पिक्चर के थ्रू बच्चा कब पढ़ेगा, जब बच्चा 2 से 7 साल में होगा। बच्चा, ये क्या है, हमारी सेकंड स्टेज है। जो ये स्टेजेस दी गई, ये हिरार्की में दी गई, मतलब पहले बच्चा हैंड्स ऑन एक्टिविटी, जो बच्चे के सामने कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके सीखेगा। फिर उसके बाद बच्चा किससे सीखेगा, आइकन से सीखेगा, पिक्चर से सीखेगा। बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की अपने माइंड में पिक्चर बनाना शुरू कर देता है, इमेज बनाना शुरू कर देता है। इस स्टेज में बच्चा कल्पनाएं करना सीख जाता है। यहाँ पर बच्चा विजुअलाइजेशन करना सीख जाता है, कल्पनाएं करना सीख जाता है। जब आप बच्चे के सामने एक वर्ड कहा एनिमल, तो बच्चा ये कल्पना करेगा, बच्चा ये विजुअलाइजेशन करने लग जाता है कि एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे, मतलब उसके माइंड में एक इमेज बनना शुरू हो जाएगी, कैट, उसके बाद एक इमेज बनना शुरू हो जाएगी, डॉग, एक एनिमल। इस तरह की जो इमेजेस बन रही हैं उसके माइंड में, जैसे ही बच्चे के सामने आपने कोई भी वर्ड रखा, कोई भी एक शब्द बोला, तो बच्चे के माइंड में उस चीज़ का इमेज बनना शुरू हो जाता है। मतलब बच्चा अगर इस स्टेज में बच्चे के सामने आपने मम्मा का नाम लिया तो बच्चे के माइंड में अपनी मम्मा की पिक्चर बन जाती है कि मेरी मम्मा इस तरह से दिखती है। इनएक्टिव स्टेज में बच्चे के माइंड में इमेजेस नहीं बनती है, बच्चा विजुअलाइजेशन नहीं कर पाता है, बच्चा कल्पना नहीं कर पाता है। जब उसके सामने उसकी मम्मा प्रेजेंट होती है तो उसके लिए मम्मा प्रेजेंट है, अगर मम्मा उसके सामने प्रेजेंट नहीं है तो उसकी मम्मा नहीं है। लेकिन अगर इस उम्र में क्या होगा, इस उम्र में बच्चे के सामने अगर उसकी मम्मा प्रेजेंट नहीं है तो भी वो मम्मा नाम का जो मेंटल इमेज उसके माइंड में बन रही है, अपनी मम्मा की मेंटल इमेज वो अपने माइंड में बनाता है और वहां से वो आइडेंटिफिकेशन कर पाता है। यहाँ पर बच्चा याद रखना सीख जाता है, याद करना सीख जाता है, मतलब यहाँ पर बच्चा मेमोराइजेशन करना सीख जाता है। यहाँ पर बच्चा चीज़ों को याद करना सीख जाता है, हर एक कंसेप्ट की अलग अलग विजुअल इमेज बनाना शुरू कर देता है। जैसे मम्मा की अलग इमेज बनेगी, पापा की अलग इमेज बनेगी, उसके फ्रेंड्स का नाम लेंगे तो अलग अलग इमेजेस उसके सामने बनती हैं। तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, मेंटल इमेजेस बनाना शुरू कर देता है, बच्चा विजुअलाइजेशन से सीखता है, बच्चा कल्पना से सीखना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है, जो सबसे लास्ट स्टेज है, वो होती है हमारी सिंबॉलिक, जिसको हम चिन्हिक बोलते हैं, प्रतीकात्मक स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पर बच्चा सिंबल्स के थ्रू सीखता है, यहाँ पर बच्चा साइंस के थ्रू सीखता है, बच्चा चिन्ह और सिंबल्स के थ्रू सीखना शुरू कर देता है। इस उम्र को हम लैंग्वेज सीखने की सबसे अच्छी स्टेज मानते हैं। क्या मानते हैं, लैंग्वेज के थ्रू सीखता है। देखिए जो ब्रूनर साहब हैं वो लैंग्वेज को लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। वो कहते हैं कि सीखने के लिए, थॉट के लिए लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है, जो बिल्कुल अपोजिट है पियाजेट से। पियाजेट कहते हैं कि बच्चे में लैंग्वेज हो ना हो, बच्चे में थॉट्स होना चाहिए, बच्चे के थॉट्स पहले आते हैं उसके बाद लैंग्वेज आती है। लेकिन ब्रूनर बिल्कुल उससे अपोजिट कहते हैं। ये कहते हैं कि पहले बच्चे में भाषा का विकास होता है, फिर बच्चे में थॉट्स आते हैं, मतलब भाषा का होना बहुत जरूरी है। बच्चे के सामने ना तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होना जरूरी है, ना तो मूर्त चीजें प्रेजेंट होना जरूरी है, ना ही पिक्चर्स होना ना ही बच्चे के सामने कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है, ना ही बच्चे के सामने पिक्चर्स का होना जरूरी है। यहाँ पर बच्चा वर्बल लर्निंग सीखने लगता है, यहाँ पर बच्चा भाषा के साथ, चिन्हों के साथ, सिंबल्स के साथ लर्निंग शुरू कर देता है। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे की जो बुक्स हैं उसमें पिक्चर्स की जो संख्या है वो कम होनी शुरू हो जाती है, वर्बल जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा यूज होने लग जाती है। यहाँ पर बच्चे के सामने प्लस, माइनस, गुणा, भाग, इस तरह की जो चीज़ें हैं, यहाँ पर बच्चा सिंबल्स का यूज करना सीख जाता है, यहाँ पर बच्चा चिन्हों का प्रयोग करना सीख जाता है। यहाँ पर इस स्टेज में बच्चा जो भी कम्युनिकेशन करेगा वो किसके साथ करता है, वर्ड्स में करता है, लैंग्वेज में करता है। यहाँ पर जो वर्ड्स हैं
वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो शब्द हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चा कैसे सीखेगा, यहाँ पर बच्चा लिखकर सीखेगा, रीडिंग से सीखेगा, राइटिंग से सीखेगा, स्पीकिंग से सीखेगा। मतलब जो जो चारों कौशल हैं भाषा के वो यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। और जो ये उम्र होती है ये लगभग 7 से 13 साल तक की उम्र में होती है। आप ये याद रखिएगा, ये कहीं भी नहीं लिखा, ये ब्रूनर ने कहीं भी नहीं कहा कि 7 से 13 साल में बच्चा सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक थॉट्स आएंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक लर्निंग करेगा। यहाँ पर बच्चा पिक्चर आइकॉनिक भी करेगा, उसके बाद बच्चा जो पहली स्टेज थी हमारी इनएक्टिव स्टेज वो भी होगी। इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज ये लाइफ टाइम चलती रहती हैं। इसीलिए तो ब्रूनर ने कहा जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि जो बच्चे ने पहली स्टेज में सीख लिया वो बच्चा दूसरी स्टेज में नहीं सीखेगा, दूसरी स्टेज में सीख लिया वो बच्चे तीसरी स्टेज में से नहीं सीखेगा। बच्चे की जो लर्निंग है वो लगातार चलती रहती है। जब बच्चा 0 से 2 साल में होता है तो बच्चा किसके थ्रू सीखता है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सीखता है। जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट है उनसे सीखता है और उसे हम इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। जो दूसरी स्टेज आती है, आइकॉनिक स्टेज आती है, यहाँ पर बच्चा मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाना सीख जाता है, अपने माइंड में उन चीज़ों की इमेज बनाना सीख जाता है। फिर थर्ड स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक। यहाँ पर बच्चे की जो लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर बच्चा रीडिंग करना सीख जाता है, राइटिंग करना सीख जाता है, यहाँ पर बच्चा कम्युनिकेट करना सीख जाता है, यहाँ पर सिंबल्स के थ्रू बच्चा करना सीख जाता है। तो ये 3 स्टेजेस थी जो ब्रूनर ने दी थी। फिर उसके बाद ब्रूनर ने ऑटोनोमस लर्निंग की बात की थी, स्वायत्ता सीखने की बात की थी। ऑटोनोमस लर्निंग का क्या मतलब है कि बच्चा अपने आप सीखता है, बच्चे को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद ब खुद सीख लेता है। स्वायत्ता होती है इसमें, बच्चे की जो लर्निंग है वो ऑटोनोमस होती है, स्वायत्ता होती है। जिस तरह से यहाँ पर जो टीचर का रोल है वो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर का होता है। यहाँ पर टीचर सिर्फ और सिर्फ जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करना है। लर्निंग एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब है बच्चा जो बेहतर कंडीशंस बच्चे को दी जाए जिसमें बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाए। चाहे उसमें सीटिंग अरेंजमेंट हो कि आपका जो क्लास का सीटिंग अरेंजमेंट है वो अच्छे से हो, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, बच्चे को आप सोर्सेज प्रोवाइड करें जिससे बच्चा लर्निंग कर सके, जिससे बच्चा डिस्कवरी कर सके। जो स्वायत्ता लर्निंग है, जो ऑटोनोमस लर्निंग है, वो कहती है कि बच्चा खुद ब खुद सीख सकता है। यहाँ पर जो टीचर है वो क्या करेगा, लर्निंग का एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करना है। बच्चा अपनी डिस्कवरी लर्निंग से बच्चा अपनी पेस पे खुद ब खुद सीख लेता है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे को आप सोर्सेज अवेलेबल करवाएं, बच्चे को जो जो सीखने के लिए जो जो सोर्सेज चाहिए होते हैं आप बच्चे को वो अवेलेबल करवाएं। बच्चा डिस्कवरी लर्निंग से सीखता है। तो जो डिस्कवरी लर्निंग है, जो खोज दोबारा सीखना है, वो किसने कहा था, ब्रूनर ने दिया था। डिस्कवरी लर्निंग दोबारा सीखेगा तो यहाँ पर बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है, बच्चे में उत्सुकता होती है, बच्चे में जिज्ञासु होती है। जब बच्चा अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, जब बच्चा अपनी जिज्ञासा को शांत करेगा तो जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसे कौन सी लर्निंग करनी पड़ेगी, डिस्कवरी लर्निंग करनी पड़ेगी। खोज विधि दोबारा उसे सीखना पड़ेगा। अब ये डिस्कवरी लर्निंग है। डिस्कवरी लर्निंग का क्या मतलब है कि बच्चा अपने आप सीखता है, बच्चा अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करता है, वह कुछ खोज करता है। कुछ खोज करने का क्या मतलब है, आप बच्चे के सामने कोई भी एक टॉय देते हैं तो बच्चा उसको तोड़कर देखना चाहता है। यहाँ पर बच्चा अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद कर रहा है, बच्चा अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर रहा है। वो उस खिलौने को तोड़ रहा है, वो उसको अंदर देखना चाहता है, फिर उसे तोड़कर वो उसे जोड़ना चाह रहा है। मतलब जहाँ पर बच्चा खुद कर रहा है, उसे वो चीज करने के लिए ना तो आप बच्चे को पनिशमेंट दे रहे हैं, ना ही बच्चे को रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट की बात किसने की थी, स्किनर ने की थी। यहाँ पर बच्चे की जो लर्निंग है वो सेल्फ मोटिवेटेड होती है। यहाँ पर बच्चे को जो लर्निंग आती है वो ऑटोनोमस लर्निंग होती है। यहाँ पर बच्चा अपने आप सीखता है। यहाँ पर बच्चे को जो रिवॉर्ड मिलता है वो भी खुद ही बच्चा खुद को देता है, उसे बाहर से किसी भी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर जो रिवॉर्ड मिल रहा है बच्चे को वो इंट्रिंसिक मिल रहा है। यहाँ पर बच्चे को इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिल रही है। जब बच्चा डिस्कवरी लर्निंग करता है तो बच्चे में इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, बच्चा खुद सीखना चाहता है। डिस्कवरी लर्निंग वही होती है जहाँ बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, वहां पर क्या होगी, डिस्कवरी लर्निंग होगी। बच्चे को जितने भी प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, होमवर्क के लिए जो प्रोजेक्ट्स दिए गए वो डिस्कवरी लर्निंग पर ही बेस्ड होते हैं। ब्रूनर है, उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की बात की, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। ब्रूनर की थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। स्पाइरल करिकुलम स्पाइरल करिकुलम की बात भी किसने की थी, ब्रूनर ने की थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन अब की बार केवीएस में भी पूछा गया था कि स्पाइरल करिकुलम है, उसकी बात किसने की थी, स्पाइरल करिकुलम की बात किसने की थी, ब्रूनर ने की थी। स्पाइरल करिकुलम को हम
सर्पिलाकार करिकुलम भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी जो लर्निंग का लेवल है वो लो होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बच्चे का लर्निंग का लेवल बढ़ता जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लें, पहले हम बच्चे को पॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं, हमने पहले 5th क्लास में बच्चे को पॉल्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया, पॉल्यूशन क्या होता है। फिर जब बच्चा 6th क्लास में आएगा तो पॉल्यूशन के टाइप दे दिए जाते हैं कि पॉल्यूशन किस किस तरह का होगा। एयर पॉल्यूशन हो सकता है जिसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, लैंड पॉल्यूशन हो सकता है। फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में बताया जाता है। जब बच्चा 7th क्लास में होता है तो एयर पॉल्यूशन के टाइप्स भी पढ़ाए जाते हैं, लैंड पॉल्यूशन के टाइप भी पढ़ाए जाएंगे, वाटर पॉल्यूशन के टाइप पे पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चा जैसे जैसे आगे क्लास में बढ़ रहा है तो बच्चे की जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो यही है स्पाइरल करिकुलम। ब्रूनर कहते हैं कि बच्चा किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को सीखने के लिए तैयार है। बच्चे को किसी भी उम्र में कुछ भी आप सिखा सकते हैं, लेकिन जब आप बच्चे को सिखाएंगे तो सबसे पहले बच्चे को आप सिंपलेस्ट लेवल सिखाएंगे। जो सिंपलेस्ट चीज़ है, जो सबसे साधारण चीज़ है, सबसे पहले हम बच्चे को वो सिखाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट। इस तरह से ये हिरारिकल मैनर में चलता है। बच्चे को आप कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कोई भी पढ़ा सकते हो। बच्चे को कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाने के लिए, बच्चे को कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए सबसे पहले बच्चे को आप सिंपलेस्ट वे में ले जाएंगे, सबसे साधारण वे में लेके जाएंगे, फिर उसके बाद बच्चे को आप डिफिकल्ट में ले जाएंगे। तो इसी तरह से तो इन्होंने अपनी स्टेजेस दी हैं कि सबसे पहले बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से सीखेगा, सबसे पहला बच्चा इनएक्टिव स्टेज में सीखेगा, फिर उसके बाद बच्चा पिक्चर्स के साथ सीखेगा, पिक्चर्स को अपना जो मेंटल इमेज है वो बनाना शुरू कर देगा, फिर उसके बाद बच्चा लैंग्वेज से सीखता है। ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न हुआ ना, सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स में जाना। तो ये जो स्पाइरल करिकुलम है ये यही कहता है कि बच्चे को पहले सिंपलेस्ट चीज़ें सिखाएं, फिर उसके बाद आप डिफिकल्ट चीज़ें बच्चों को सिखाएं। फिर उसके बाद एक चीज़ और आती है जिसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, जिसको हम कहते हैं मचान। स्कैफोल्डिंग जिसे हम कहते हैं मचान। मचान का नाम, स्कैफोल्डिंग का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। जो किसने यूज किया है? वाइगोस्की ने यूज किया है। लेकिन स्कैफोल्डिंग को इंट्रोड्यूस किसने किया था? स्कैफोल्डिंग को इंट्रोड्यूस किया था किसने? ब्रूनर ने। लेकिन वाइगोस्की ने उसको यूज किया है। स्कैफोल्डिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाइगोस्की की थ्योरी में से पूछा जाता है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ ले स्कैफोल्डिंग टर्म किसने दी थी? स्कैफोल्डिंग टर्म है वो किसने दी थी? ब्रूनर ने दी थी। जो मचान टर्म है वो किसने दी थी? ब्रूनर ने दी थी। ये थी ब्रूनर की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ब्रूनर की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ब्रूनर की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी या डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, ये सब एक ही थ्योरी के नाम है। जो किसने दी थी? ब्रूनर ने दी थी। ब्रूनर है वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है, एक संरचनावादी है, एक निर्मितवादी है, जो कहता है कि बच्चा अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर सकता है। दूसरी बात जो ब्रूनर ने कही, बच्चे को किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जाता है। बच्चा इनबोर्न ही कैपेबिलिटी होती है, बच्चा जन्म से ही उतना इंटेलिजेंट होता है जितना एक वयस्क होता है। टीचर का रोल एज ए फैसिलिटेटर होगा। टीचर का रोल होता है बच्चे को लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर। बच्चे के लिए जितना बेहतर आप लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे बच्चे की लर्निंग उतनी ही अच्छे तरीके से होगी। लर्निंग के लिए बच्चे की एज का होना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर उन्होंने एज को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं माना है। ये बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात कौन करते हैं? पियाजेट करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए उसकी जो उम्र है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। ब्रूनर साहब ने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी है। ये कहते हैं कि बच्चे को सीखने के लिए लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। जो इन्होंने अपनी 3rd स्टेज में, जो सिंबॉलिक स्टेज है, उसमें लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है, सिंबल्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। इन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात की है। इन्होंने जो रीजनिंग की बात की है वो आगमनात्मक रीजनिंग की बात करी है, डिडक्टिव रीजनिंग की बात करी है। इन्होंने स्कैफोल्डिंग की बात की, मचान की बात करी। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? कोई भी एक टेम्परेरी हेल्प होती है, वो बच्चे को एक शॉर्ट टर्म के लिए देनी है। जैसे हम बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो थोड़ी देर हम बच्चे की साइकिल को पकड़कर उसे चलाते हैं ताकि बच्चा उसे चलाना सीख जाए। जब बच्चा उसे चलाना सीख जाता है तो हम उस टेम्परेरी जो हेल्प है उसको हटा लेते हैं। हम एक छोटे बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो हम उसे तब तक सिखाते हैं जब तक वो उसे चलाना नहीं सीख जाता। थोड़ी देर हम उसकी साइकिल पकड़ते हैं, फिर हम अपनी जो हेल्प है उसको हटा लेते हैं, हम अपनी सपोर्ट को हटा लेते हैं। तो जो स्कैफोल्डिंग है वो क्या है? एक टेम्परेरी हेल्प है। वो जब तक इंडिविजुअल को दी जाए, जब तक उसे प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसे हटा लेना टेम्परेरी हेल्प होती है। तो स्कैफोल्डिंग की बात की थी ब्रूनर ने, लेकिन स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया है वाइगोस्की। फिर उसके बाद ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग की बात की, खोज विधि की बात की कि बच्चा अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर सकता है, डिस्कवरी से करेगा। वो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए लर्निंग करता है। सब ब्रूनर ने अपनी थ्योरी में डिस्कस किया था।
आई होप आपको ब्रूनर की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या ब्रूनर की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी या डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।